रोजगार के अवसर वहाँ नहीं रहे, तो जीवन चलाने के लिए भोपाल की तरफ ही रुख करना पड़ा जी तो यहाँ रहने की व्यवस्था तो हो नहीं सकती थी। जी। तो ट्रेन से अप डाउन किया हमने। ट्रेन से अप डाउन करते करते ट्रेन हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गई। अच्छा। लगभग मुझे 20-22 वर्ष हो गए। और काफ़ी मशहूर है विदिशा और भोपाल के बीच अप डाउनर्स जो हैं, हाँ, वो काफ़ी मशहूर हो गए। जी। ऐसे करके ट्रेन से हमारा जुड़ाव रहा। प्रारंभिक शिक्षा जो रही मेरी विदिशा में रही, और विदिशा से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद रोजगार की तलाश में भोपाल पहुँचे। भोपाल में अलग अलग संस्थानों में हमने कई जगह सेवाएं दी, और अंतिम सेवाएं जो मेरी थी वो एक कंपनी थी जिसका सिंगापुर में हेडक्वार्टर हुआ करता था, और कुछ गतिविधियों में उस ऑफिस के लोग संलग्न हुए तो उस पर रेड पड़ गई और वो कंपनी 2003 में बंद हो गई। ओह। तो फिर हम बेरोजगार हो गए। इसके बाद जीवन में एक नया मोड़ आया और एक कंपनी हमने स्थापित की, और फिर सोचा कि हम जैसे लोग जब बार बार बेरोजगार होंगे तो बाकी लोग की समस्याएं तो बड़ी होंगी। तो सरकार ने उस समय आउटसोर्सिंग प्रारंभ की ही थी, तो उस संस्था के माध्यम से हमने लोगों के लिए जोड़ जोड़ के गवर्नमेंट में इन्वॉल्व किया, और धीमे धीमे कुछ परिवर्तन आए, बदलाव आते गए, सुधार भी हुए, और ये सफ़र यूँ ही चलता रहा। फिर कई बड़े संस्थानों के साथ हमने अपनी सेवाएं दी, उनके साथ काम किया। कैसी सेवाएं दी आपने? मैं बतौर बीच बीच में नौकरी भी करता रहा। ओके। कंपनी अपनी जगह काम करती रही, मैं अपनी नौकरी भी करता रहा। जब जहाँ अवसर मिला उनके साथ अपना सेवाएं दी, और एक आध बार ऐसा श्रेष्ठ अवसर भी रहा कि बड़े प्रोजेक्ट जो सरकार के थे पहली बार हमने उनको संभाला और सफलतापूर्वक उनको संपादित किया, तो आत्मविश्वास बढ़ा भी। एक दो बार ऐसे समय भी आए कि जब बिल्कुल डाउनफॉल हुआ। मतलब कभी जब ऐसा जीवन में हाँ, समय आता है। ये कब की बात है? मतलब जब आप नौकरी की तलाश में थे, बिजनेस स्थापित कर रहे थे? ये 2009 की बात है, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है। यहाँ पर माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट्स स्कॉलरशिप देता है माइनॉरिटीज़ बच्चों के लिए। उसका रिजल्ट हम बना रहे थे। उस दौरान आयुक्त थे एक, अब चूंकि वो दिवंगत हो गए हैं, वो नहीं रहे, उनका नाम लेना ठीक नहीं होगा। उनसे कुछ विवाद हो गया, तो चूँकि किसी आईएएस से झगड़ा होना बहुत सामान्य बात नहीं होती, तो उन्होंने मुझे वापस जीरो मिट्टी मिला दिया। और वो आत्मविश्वास ही कहें, ईश्वरी कृपा रही कि हम बच गए। मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा उस समय। गाड़ियाँ, घर, प्लॉट, मकान सब गिरवी रखा गया, ऊपर से बाजार का बड़ा सा कर्जा हो गया। वो जीवन का सबसे खतरनाक दौर था। और जो लोग थे सब साथ छोड़ते चले गए। कुछ लोग बचे थे हमारे पास जो हमारे साथ खड़े थे, उन्होंने सोचा कि अब तो ये गए। हमेशा मन में एक विचार आता था कि आज आत्महत्या करना है कि कल। ये बड़ी अच्छी बात है। ये ऐसा दौर बहुत से लोगों के साथ में आता है। तो उस समय, मैं आपकी बात को थोड़ा सा रोकता हूं, उस समय क्या चीज़ आपको संबल देती है? ऐसी क्या शक्ति आपको मिलती है कि आप वापस जीवंत उठ के और नए सिरे से शुरुआत करते हैं? तो वो ऐसी क्या ताकत मिली आपको? मेरे पिताजी का एक मूल मंत्र रहा शुरू से। वो ऐसा बोलते थे, शिव करें सो होए। हमने उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई थी जो मेरे साथ घट रही थी। मैं रोज़ सुबह टाइम से ऑफिस आता था ट्रेन से, और जब ऑफिस आता था तो मुझे पुलिस पकड़ के ले जाती थी थाने। अच्छा। और दिन भर बिठाती थी। अब उनके साथ भी एक समस्या थी, उनको ऐसा लगता था जिस आदमी की शिकायत कोई कमिश्नर कर रहा हो वो छोटा तो हो नहीं सकता, लेकिन वो जो देखते थे बोलते थे यही है। अरे, तो वो हंसते भी थे मेरे ऊपर, लेकिन वो समझते थे कि एक जगह से प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरफ से हो सकती है। पिताजी बोलते थे कि शिव करे सो हो, तुम घबराना मत। मैंने उनको आखिरी में बताई कि यार ऐसी समस्या हो गई। एक मूल मंत्र भी होता है उस समय की, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन से मत हारिए। हाँ, ये तो कह सकते हैं। मन से तो मैं नहीं हारा। जी जी जी। और धीमे धीमे मतलब सब कुछ खोने के बाद उम्मीद तो टूट गई थी जीवन की कि अब तो शायद वापस नहीं लौट पाएंगे। लेकिन कभी कभी चमत्कार हो जाते हैं। फिर मैं वापस नौकरी तलाशने लगा, तो नौकरी भी नहीं मिल रही थी, बिजनेस भी चौपट हो गया था। तो करें क्या, जीवन तो चलाना है। लेकिन पीछे देखते थे तो परिवार, उनको ये सारी घटनाएं नहीं पता थी। तो अचानक एक ऐसी घटना घटी कि नर्मदा नदी पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते थे। एक मतलब फरिश्ता बन के एक अफसर आए मेरे जीवन में। उन्होंने कहा कि यार तुम ये काम करो। मुझे कुछ भी अनुभव था नहीं, मानसिक रूप से भी कमज़ोर थे, और मैंने उसको प्रारंभ किया। रैनी सीजन में वो काम होता था,
और उसने मुझे खड़ा कर दिया वापस। ओके। फिर वो शिव वाली कहानी है, सदा शिव सर्वदा शिव। तो पिताजी बोले कि मंदिर स्थापित करते हैं। तो जिस जगह पर मेरा एक प्लॉट था, मेरे नाम से ही था, आज मैंने कहा उसी में बनाते हैं। वो चूँकि हाँ कर्जे में रखा हुआ था, तो हमने उसमें मंदिर निर्माण प्रारंभ किया। तो जिसका पैसा देना था वो भी आ गया। हमने कहा भाई हम तुमको भी दे देंगे। लेकिन जिस दिन से मंदिर की हमने नींव स्थापित की, पता नहीं शिव का चमत्कार है, जीवन में बहुत परिवर्तन आए। और जो भी है, मैं तो यूँ कहूँगा कि व्यक्ति विशेष का तो कोई महत्व नहीं मैं रखता जीवन में, न मुझे किसी से भय है। जो इस त्रिलोकी मतलब त्रिलोकीनाथ जिनको बोलते हैं। क्या कर रहे हैं आजकल आप? मैं अभी एक कंपनी है उसमें डायरेक्टर हूँ, और कई संस्थाओं के साथ भी थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व हूँ। वो कंपनी क्या है, किस बात की? वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करती है। मैं अब खुल के कभी वापस बाहर नहीं आता। पर्दे के पीछे काम करने की आदत बन गई है। करते रहते खुल के लोगों के लिए काम। आपको ये कहता है कि काम करिए, पीछे बातों में मत भैया। हाँ, पीछे रहिए, अब बाहर नहीं आना। जो चल रहा है बेहतर चल रहा है, लोगों के लिए काम करने में बाहर आता हूँ, जो पैसेंजर्स हैं, क्योंकि इनकी अपनी समस्याएं रहीं तो उनके लिए हम करते रहते हैं खुल के वापस। वाह 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 वाह, बड़ी आपकी जो कहानी है बड़ी प्रेरणादायक है। तो आप हमारे सुनने वालों को क्या कहेंगे कि यदि आपके साथ भी कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जहां निराशा या आपका सब कुछ ऐसा लगता है लुटने वाला है, उस लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि बड़ी भावुक चीज़ है ये, और लोग इस समय भटक जाते हैं परिवार के, और आप देखते हैं कितने आत्महत्या के भी केसेस, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे व्यवसायी हों, चाहे समाज के किसी भी वर्ग के लोग हों। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? इस समय जो युवा है खास तौर पे, और या बाकी लोग भी हो जिनकी उम्र 50-60 वर्ष की आयु जिनकी हो रही है, मैं देखता हूँ तात्कालिक जीवन जी रहे हैं। वो क्षणिक निर्णय ले लेते हैं। क्षणिक निर्णय ऐसा है कि अभी हाल ही में, जैसे आज ही न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो 4 लोगों ने एक साथ सुसाइड कर लिया। सोचने समझने की शक्ति पता नहीं क्यों, ऐसा कौन सा दौर आ गया है, युग आ गया है कि तात्कालिक निर्णय, हम जीते भी तत्काल में ही हैं। आत्महत्याओं को लेकर के हम कैंपेन भी कर रहे हैं पिछले 2-3 वर्षों से निरंतर। मैं उसको लेकर व्यक्तिगत रूप से भी बहुत कोशिश करता हूँ, लोगों को बिठा बिठा के बोलता हूँ कि भाई ये तो पाप है, क्योंकि मैं भी करने वाला था ये। बिल्कुल, इसीलिए मैंने, क्योंकि आज आप किसी के लिए प्रेरणा बन के उभरें या किसी की प्रेरणा बन जाए तो कितने जीवन बच सकते हैं। तो धैर्य से काम लेने की बहुत ज़रूरत है। और दूसरी सबसे बड़ी जो विसंगति अभी समाज में व्याप्त हो रही है, हम दूसरों को देखते हैं। दूसरों को देखने का आशा ये हो गया है कि मैंने आपको देखा कि आप बहुत लग्जरी कार में घूम रहे हैं और मेरे पास व्यवस्था नहीं है, तो मुझे अपनी बाइक में चलने में शर्म आएगी। मैं कल्पना करूंगा कि मैं कैसे कार लूँगा। मुझे नीति अनीति का कोई ज्ञान नहीं होगा, सोचूंगा भी नहीं उस तरफ क्या नीति है। मुझे आय अर्जित करनी है, धन चाहिए, कैसे भी चाहिए। हमें दूसरों को लूटना पड़े तो लूट रहे हैं लोग, लेकिन नीतियों का ज्ञान रास्ता छोड़ चुके हैं, और वो धैर्य भी खो रहे हैं उस चलते। जल्दबाजी में लोग अपने आप को मिटा रहे हैं, और ये स्थिति बन रही है। ये भविष्य के लिए तो ठीक दिखती नहीं है। साहब, एक बड़ा अच्छा सवाल आपके बारे में मुझे जहन में आ रहा है कि आपने जैसा बताया कि आप अप डाउन करते रहे, और आज आप रेल समिति के सदस्य हैं, सलाहकार समिति के। तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? और आप, मैंने सुना है कि रेल में जो टिकट, सीजन टिकट होता है, या जो टिकट नहीं होते हैं, या जो अप डाउनर्स की समस्या को लेकर आपने कुछ आंदोलन भी किए हैं। तो ये आंदोलन पहले हुए या आप समिति के सदस्य बन गए उस वजह से हुए, ये क्या है, इसका थोड़ा बताएं। नहीं, कोविड काल में तो सारे पैसेंजर्स की फैसिलिटीज बंद हो गई थी, ट्रेनें भी बंद हुई थी। अच्छा। तो चूंकि हमारा तो जीवन ही ट्रेन से चलता था, तो आना जाना जब बंद हुआ, तो एक कहावत है ना, लोग सभी बोलते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो अब ज़रूरत पड़ी तो क्या करेंगे। सारी चीज़ें जिम्मेदार जो जनप्रतिनिधि उनके हाथों में हैं। अफसरों के पास जाएं तो वो बोलते हैं कि भाई सांसदों के पास जाओ, सांसदों से मुलाकात हो नहीं पा रही, तो क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। और आंदोलन भी ऐसे बच के करना पड़ते थे कि पता चला कि मुकदमे दर्ज ना हो जाए। तो सॉफ्ट आंदोलन जिनको बोलते हैं, कि हमारा मैसेज कन्वे हो जाए, और वो काफ़ी हद तक। सॉफ्ट आंदोलन क्या होते हैं, जरा बताएं। जैसे हमने कई बार कोशिश की, एक बड़ा लोग उस पर चर्चा करते रहे कि सांसद जी से मिलें, लेकिन भेंट नहीं हो पाई। तो हम शमशान घाट में जाके मुर्दों को ज्ञापन दे के आ गए। हम मुर्दों को जब ज्ञापन दिया तो वो यहाँ से लेकर दिल्ली तक मैसेज हमारा कन्वे हो गया एक ही बार में, कि भाई अब जब नहीं सुन रहे तो हम शमशान घाट चले गए कि तुम तो सुन लो। और हम तो वहाँ ही प्रार्थना करके आए कि प्रभु तुम हमको भी बुलाओ, वहीं ले लो सबको एक साथ।
क्या करेंगे जब हमारे घर में रोजगार नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो घर कैसे चलेगा। कई लोगों ने सुसाइड की उस दौरान, हमारे साथियों ने। कईयों की जॉब गई, जो बड़े बड़े इंजीनियर थे आज भी चाय बेच रहे हैं, सब्जियों के ठेले लगा रहे हैं, हिंदियों में बता देंगे। तो हम अगर मनुष्य हैं तो इतनी पीड़ा तो हमारे अंदर संवेदनाएं होना चाहिए ना कि हम क्या कर सकते हैं समाज के लिए। अगर हमको अब खुद ही जीना है तो हम तो आराम से घर चला सकते हैं, लेकिन किसी न किसी को तो आना ही पड़ेगा। आपकी बात मुर्दों से नहीं मतलब। हाँ, ये कह सकते कह सकते हैं। देखिए साहब, मुर्दे भी सुनते हैं साहब, बड़ी नहीं मजाक की बात है, चूंकि ये आपका एक व्यंग्यात्मक तरीका भी था और समाज को आपका मैसेज पहुंचा। पदयात्राएं भी की हमने, जल सत्याग्रह भी किए। ऐसा नहीं, सांकेतिक होते हैं, क्योंकि आंदोलन का मतलब ये होता है कि संदेश आपका सरकार तक पहुंचे। तो सभी ये वही मैंने सॉफ्ट आंदोलन जो शब्द सुना, तो बड़ी अच्छी बात है कि क्योंकि चूंकि आप पहले भी पुलिस के कई मसलों में उलझ चुके थे, तो आपको अनुभव था कि जो बेरोजगार हैं या बेचारे जो युवा हैं, ये लोग कहीं केस में ना फंसे आंदोलन। दूसरा, सरकार में काम करते करते एक चीज़ का मुझे अनुभव हुआ है कि हमको लोकतंत्र में अधिकार मिला है कि अपनी बात रखें, लेकिन कभी भी राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना। राष्ट्र के प्रति आपको वफादार होना पड़ेगा, उसके प्रति समर्पण है हमारा। तो मैं कभी भी राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए। साहब बड़ी उम्दा बात कही है। मेरे मन का भी विचार रहता है कि कहीं आंदोलन हुए, राजस्थान में होते, हरियाणा में, दिल्ली में, या बिहार में, या मध्य प्रदेश में, या महाराष्ट्र में, तो लोग क्या रेल को नुकसान पहुंचाते हैं, बसों को, जो ट्रैफिक में बेचारे, जो आदमी दिल्ली से मुंबई जा रहा हो या आगरा जा रहा है, भोपाल आ रहा हो, इंदौर, वो रास्ते में उनकी गाड़ियों को तोड़फोड़, आगजनी की जाती है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान। उन्होंने क्या बिगाड़ा आपका? आपका मकसद आंदोलन करके अपनी समस्या को पहुंचाना है। जैसे आपने कितना एक सॉफ्ट आंदोलन किया, इस तरह से आप आम जनता को कोई परेशानी ना हो, सरकारी संपत्ति का कोई नुकसान ना हो। आपकी इस भावना का मैं सम्मान करता हूं और ये मैसेज मैं समाज तक आपके माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि समाज में इस चीज की चेतना होना चाहिए कि आप आंदोलन करें, अपनी बात कहें, सबको अधिकार है अब देश में, लेकिन सरकारी संपत्ति और देश के प्रति वफादार। क्या बात कही कमलेश साहब, स्वागत है आपका, अभिवादन है आपकी इस बात का। तो आप आंदोलन करते करते, रेलवे की अप डाउन करते करते, सलाहकार समिति के सदस्य कैसे बन गए? इसके लिए तो मैं धन्यवाद करूंगा रेल मंत्रालय का, और वर्तमान में जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं वैष्णव जी का भी, कि उन्होंने फोरम कोटे से हमको डिवीज़न में बतौर DRUCC मेंबर काम करने का अवसर भी दिया कि जो बात आप बाहर से रखते हैं और जो कि सार्थक तरीका रहा, तो आप अंदर आकर अपनी बात रखिए। और ये सेकंड टर्न है हमारा, दूसरी बार हूँ, एक बार मेरा कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, तो उनके लिए विशेष धन्यवाद। क्या करना पड़ता है इसमें? जो बेसिकली DRUCC मेंबर और रेल मंत्रालय के बीच जो सेतु होता है, जनता के बीच का सेतु है DRUCC मेंबर, पैसेंजर्स की समस्याओं को हम बोर्ड तक ले जाते हैं, वो आसानी से बात हमारी सही जगह पहुंचती है लोगों की। कितने मेंबर्स होते हैं? जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनका एक एक प्रतिनिधि होता है, और 2 फोरम कोटे के मेंबर्स होते हैं। आप फोरम कोटे? मैं फोरम कोटे से हूँ, और विशेष अधिकार है महाप्रबंधक के, रेल मंत्री जी के, वो चाहें तो अधिक बना सकते हैं। तो मैं फोरम कोटे से हूँ, स्वतंत्र रूप से अपने काम करता हूँ। रेलवे से आगे चलते हैं कि ट्रैफिक सिस्टम और फास्टैग सिस्टम को लेकर भी मैंने आपको कहीं पढ़ा कि आपने उसके लिए भी कुछ जागरूकता, कुछ काम किया है, वो क्या है? ट्रैफिक को लेकर के जब हादसे होते हैं तो ये प्रेरणा मेरे अंदर तब आई कि एक अप डाउनर था गंज वासुदा का, हमारा साथी रहा कभी, तो जब ट्रेनें बंद थी तो वो बाय रोड आ रहा था, तो उसकी एक पुलिया में एक्सीडेंट हुआ और वो एक्सपायर हो गया ऑन स्पॉट। 12-14 घंटे उसकी बॉडी रही, और उस दौरान ऐसी मन में भावना आई कि दुर्घटनाएं होती हैं तो सरकार तो मुआवजा देती है, लेकिन जहाँ पर संख्या अधिक होती है, क्यों ना इस संबंध में सरकार को एक शिक्षा नीति बनाना चाहिए जो कक्षा 6 से कक्षा 12 तक ट्रैफिक के बारे में लोगों को जानकारी दे। बच्चों से ही हम ट्रैफिक को ज्ञान प्रारंभ एजुकेशन सिस्टम में सिस्टम लेके आए। ये बहुत से लोगों की आज राय और आपकी देश की मैं समझता हूँ 70% आबादी को ये नहीं पता कि ट्रैफिक रूल्स क्या है। वो चले जा रहे हैं, कहीं भी मुड़ जाएंगे, राइट साइड का इंडिकेटर मारेंगे, लेफ्ट साइड मुड़ जाएंगे, कहीं भी खड़े हो जाएंगे, जेब्रा क्रॉसिंग का पता नहीं। ट्रैफिक के रूल्स के बारे में हमको ये पता रहता है कि अगर हमको सामने चेकिंग दिख रही तो हेलमेट लगा लिया, और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता। पीली पट्टी, हरी पट्टी, सफ़ेद पट्टी का किसी को कोई ज्ञान नहीं होता। तो मैंने ये आग्रह किया मुख्यमंत्री जी से, अभी चीफ सेक्रेटरी महोदय को भी मैंने पत्र लिखा, उन्होंने जवाब भी दिया, मैं मिल के भी आया सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से, और ये कहा है कि 12th के बाद
एक डिप्लोमा 6 महीने का होना चाहिए, तभी लाइसेंस जारी करें, क्योंकि यातायात व्यवस्था बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, रोज़ हादसे होते हैं। उसका एक मूल कारण है कि धीमे धीमे तकनीकी रूप से वाहनों में व्यवस्थाएं तो बदल गई। अब जैसे हमारा एक ड्राइवर है, वो 10वीं क्लास पढ़ा हुआ है और गाड़ी है वो अपडेटेड है। एक बार हम शोरूम पे गाड़ी लेके आते हैं तो वहाँ शोरूम वाले बता देते कि ऐसा 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 चलेगी, वो हमें खुद ही नहीं पता कि कौन से बटन से क्या लॉक हो जाता है, तो रोड पे लेके आएंगे तो स्वाभाविक दुर्घटना होनी है। तो जब तक एजुकेशन में नहीं लेके आएंगे तब तक शायद इसमें सुधार बहुत ज़रूरी नहीं है। बहुत अच्छी बात यह है कि अभी 9 सेंटर्स उन्होंने शुरू किए हैं मध्य प्रदेश में, उसके लिए धन्यवाद। बहुत अच्छी आपकी सोच और उसकी पहल, और आप सरकार से सामंजस्य भी इसमें बिठा रहे हैं। मैं आपकी इस बात के लिए अभी से शुभकामनाएं देता हूँ। और फास्टैग के लिए क्या कह रहा है? फास्टैग की एक विसंगति थी, एक बार मेरे साथ बड़ी हिट हो गई थी कि मेरे 255 रुपये के आसपास रहे होंगे। मैं यूज़ नहीं करता बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ों को, तो 55 रुपये का टोल टैक्स लग गया, तो 195 बचे, अगले पर हमारा ब्लॉक हो गया। तो हर जगह दूना पैसा दे के हमें टोल टैक्स क्रॉस करना होता है कैश में अगर जाते हैं। जब एक देश एक कानून है तो यहाँ असमानताएं क्यों, भाई दुगना पैसा क्यों? उसके लिए हमने गडकरी जी से लगातार पत्राचार किया और अभी सुधार की दिशा में हमने देखा, परिणाम भी आए कि उन्होंने कहा कि 3200 यात्राएं आप टोल क्रॉस कर सकते हैं। तो काफ़ी हमें ऐसा संतोष हुआ कि अगर आप कुछ कर रहे होते हैं तो आवाज़ पहुंचती है, करने का तरीका थोड़ा सा हमको बदलना होगा। और मैंने सुना है संगीत में भी आपकी रुचि है। हाँ। तो ये कि इतना सब चीज़ों का, क्योंकि लोग कहते हैं कि जो अप डाउन करते हैं वो बेचारे वैसे ही थक जाते हैं आने जाने में, ट्रेन लेट हो गई, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, तो ये कैसा सामंजस्य बिठाते हैं? किसी सत्संग में एक संत को मैंने सुना, उन्होंने कहा भगवत प्राप्ति का सबसे उत्तम श्रेष्ठ साधन है संगीत। वाह। तो हमने सोचा कि हम ऐसे भजन पूजन तो कर नहीं पाते, तो क्यों ना दिन भर की थकावट को आप सकारात्मक ऊर्जाओं बदलना है तो रात को सत्संग में बैठो। सत्संग में बैठने का ये नहीं कथा सुनना है, कहीं भजन चल रहे होते हैं तो मैं वहाँ जाके बैठता हूँ, आराम से सुनता हूँ, 2-3 घंटे 4 घंटे, रात भर चलते तो रात भर ही बैठता हूँ। ओहो। तो सुनने में बड़ा कितने दिन हो जाता है ऐसा? सप्ताह में 3-4 दिन। हाँ बिल्कुल। तो आपका रूटीन सुबह से आप विदिशा से निकलते हैं? सुबह हम विदिशा से भोपाल आते हैं। अभी थोड़ी अब चेंज हो गया, 4-5 साल से इधर उधर जाना पड़ता है, तो 2-3 दिन भोपाल आते हैं। बाकी रात में कार्यक्रम में जाना जरूर है, चाहे वो 100 किलोमीटर हो चाहे 200 किलोमीटर हो, उसमें नहीं रुकेंगे हम। अच्छा, वाह। भगवान के भजन वगैरह आप करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो कैसा जुड़ाव है और कितनी शक्ति मिलती है? या आपको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ पूजा या थोड़ी सी मंत्र कर लेता हूँ तो मुझे एक शक्ति मिलती, ऐसा कुछ आपके साथ? नहीं, एक्चुअली क्या, वो सत्संग तो अलग ही होता है। हम मौलिक पद्धति का गायन सुनना पसंद करते हैं। आजकल जो गायन चल रहा है शोरगुल वाला, उसको हमको ज़्यादा मतलब फोकस नहीं रहता, मौलिक पद्धति पर फोकस रहता है हमारा। तो मौलिक पद्धति के गायन को मैं सुनता हूँ और वो अपने आप ही जब जो बैठेगा सत्संग में तो महसूस करेगा कुछ दिन बाद कि वो क्या है, उसकी ऊर्जा का कारण है, उसमें पावर है ना, पावर है। और एक बार हम थोड़ी सी ऐसी गहरी सांस लेके भी याद कर लेते हैं तो एक नई ऊर्जा, नई चेतना के साथ, क्या बात है। आपने इतनी अच्छी बातें कही कि आप यहाँ से ऐसा सफ़र शुरू हुआ और आप डोनर से लेकर आप इतना काम कर रहे हैं। कोई आपके जीवन में ऐसे मार्गदर्शक रहे हैं और उन्होंने ऐसा क्या सिखाया, कोई ऐसा गुरु मंत्र आपको दिया हो जो आपको बड़ी मदद करता हो? पिताजी मेरे। अच्छा, ऐसा क्या उन्होंने आपको बताया कि गुरु मंत्र दिया कि शिव करे सो होए? जी, शिव करे सो होए। शिव करे सो होए, मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, आप प्रयास करें, आप अपना, कुछ नहीं कर सकता, बाकी प्रभु इच्छा है वो सब अपने आप आपको देते जाएंगे। परिवार भी आपका है, आपने बताया विदिशा में बसते हैं सभी लोग, कितने लोग हैं और ऐसा कोई खास करीबी जिनके लिए आप कुछ कहना चाहें? मेरे छोटे भाई हैं, मुझसे 5 बेटा बेटी, वाइफ, माताजी, अभी पिताजी पिछले वर्ष नहीं रहे, तो सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। मैं कभी भी खुद को कमज़ोर नहीं होने देता हूँ। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर मुझे पता है मैं कमज़ोर हो जाऊँगा तो वो भी कमज़ोर हो जाएंगे। तो कैसी ही परिस्थिति हो, एक मामले में आदरणीय लालू प्रसाद जी को मैं आदर्श मानता हूँ। लालू प्रसाद जी यादव जी को बताएं तो किसी भी परिस्थिति में हंसने के लिए उनसे श्रेष्ठ तो कोई हो नहीं सकता है। ऐसा लगता है कि तनाव हो रहा है तो बेहतर है। मैं जीवन में कुछ भी आता जाता हूँ, लेकिन उनके व्यक्तित्व से आप प्रभावित हैं।
और मैं भी उनकी इस बात की तारीफ करूंगा कि वो बड़े व्यंग्यात्मक तरीके से, और यूं कहे ना कि हास्य का जोकर भी कहा उनको कई लोगों ने, लेकिन उनकी बात की गहराई को सलाम करना, उनको उसके गुण में अगर जाएं तो वो मैं आपकी बात को बहुत कम लोग आज के दौर में, क्योंकि इतने तरह उनके ऊपर इल्जामात लगे हुए हैं या जो भी केसेस चल रहे हैं, वो तो एक अपनी जगह है सब चीज़ें, लेकिन उनकी जो बातें, उनका जो जवाब देने का तरीका, मैं उसको बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। चलते चलते आपने ऐसा कोई त्याग किसी के लिए किया हो या आपको याद हो और उस आपको शक्ति देता हो कि मैंने त्याग किया है, तो मैं थोड़ा सा बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। मैंने ये तो कह पाना ठीक नहीं है कि त्याग किया होगा, बशर्ते एक जरूर कहता हूँ मैं अपने बच्चों से भी कि अगर ईश्वर ने हमको यहाँ भेजा है और अतिरिक्त कुछ दिया है जो महसूस होता है, तो मेरे जाने के बाद यदि मुझे लोग शहीद कहें ना कहें, लेकिन कायर नहीं कहेंगे। मैं समाज को, इस देश को, लोगों के लिए कुछ अलग से करना चाहता हूँ। जो लोग पद पाके करते हैं, मैं बिना पद के भी लोगों के लिए निरंतर सक्रिय रहता हूँ, और जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं कभी भी किसी पद की लालसा में नहीं रहा, ना किसी से बहुत अधिक रिलेशंस डेवलप किए कि मुझे कुछ प्राप्ति हो। जितना सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार इस देश के लिए, अपने लोगों के लिए, समाज के लिए करने की पूरी कोशिश करूँगा। और यही कहता हूँ बच्चों से कि कायरों की श्रेणी में नहीं रहूँगा अगर शहीदों में ना पाया तो। चलते चलते आपसे एक बहुत प्यारा सा सवाल कि आपको लगता है कि राजनीति में कभी जाएंगे या नहीं जाएंगे? अभी तो भरमार है लोगों की आपके मन को टटोल रहा हूँ मैं। नहीं, एक्चुअली राजनीति भी सेवा करने का एक माध्यम तो है आज के समय में, बशर्ते इसमें थोड़ी सी एक मतलब मेरी कटु जवाब होगा तो शायद आप समझने की कोशिश करेंगे। मैं जानता हूँ जिस समाज से मैं आता हूँ उसको नेतृत्व नहीं दिया जाता, तो मैं स्वीकार कर चुका हूँ कि हमें वो नहीं मिलेगा। और हो सकता है पहले के जो लीडर्स होते थे वो देखते थे कि काम करने वाले कौन लोग हैं तो उनको अवसर देते थे। आजकल ऐसा दिखने में नहीं। मौका मिला तो जाएंगे आप, मतलब आपके, मेरे को मन तो लग रहा है कि लगेगा तो जरूर करूंगा, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म होता है काम करने के लिए। अब कमलेश साहब, आपकी मनोकामना पूरी हो और आपको मौका मिले, और आप समाज सेवा का इतना अच्छा तो कार्य कर ही रहे हैं। आप रेल यात्रियों के लिए, आप ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, आप फास्टैग की बात कर रहे हैं, आप बेरोजगारों के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे समाज सेवी से मिलकर जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बहुत गौरवान्वित है। और जेम्स ऑफ एमपीसीजी के इस प्रोग्राम में आप आए, आपको पाकर हम बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू। Presented by Jagran Lake City University, igniting minds, changing lives.